नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एग्जाम गुरुजी के डेली करंट अफेयर्स में। मैं हूं नीलेश और आज 30 दिसंबर दिन शुक्रवार के करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। करंट अफेयर की शुरुआत करने से पहले आपको बता देते हैं कि यदि आप एमपीपीएससी के जो ग्रुप 2 और सब ग्रुप 4 यानी पटवारी के साथ साथ जो अन्य परीक्षाएं इसमें आयोजित होने वाली हैं उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो एग्जाम गुरुजी में आपको ये कंप्लीट कोर्स 996 रुपए में उपलब्ध है, जो कि केवल 5 जनवरी तक के लिए ऑफर है। इसके बाद इस पटवारी से संबंधित जो भी नोट्स हैं इस एग्जाम के सभी लॉन्च कर दिए जाएंगे, लेकिन इस कोर्स के साथ आपको प्रिंटेड नोट्स आपके घर पे पहुंचाए जाएंगे बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के। साथ में आपको इसमें वीडियो लेक्चर्स भी मिलेंगे, ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी मिलेंगे, जिनका बहुत बड़ा रोल होता है आपका किसी भी वनडे एग्जाम के सिलेक्शन में। साथ में प्रिंटेड नोट्स हैं ही, करंट अफेयर्स आपको इसमें कंप्लीट कराया जाएगा और साथ ही साथ ये जो नोट्स होंगी इनकी पीडीएफ ई बुक भी इसके अंदर रहेगी। ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही आप ये डायरेक्ट ऐप से परचेज कर सकते हैं। एमपीपीएससी प्री के 2022 के लिए अपडेटेड नोट्स उपलब्ध है एग्जाम गुरुजी के प्लेटफॉर्म पे, आप भी इन्हें ऑर्डर कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स की, आज के एक विचार के साथ। आपका समय जो है बहुत ही सीमित है, इसलिए इसे किसी और की जिंदगी जीकर व्यर्थ ना करें। मतलब इसका हमें एक सदुपयोग करना है, इसे अनावश्यक रूप से यहाँ वहां खर्च नहीं करना है, क्योंकि समय बहुत बलवान होता है, समय बहुत कीमती होता है। ये चीजें हम अक्सर मुहावरों के रूप में प्रयोग करते हैं। तो ज्यादा समय ना लेते हुए सबसे पहले हम रिवाइज करते हैं अपने पिछले समय को कि हमने क्या क्या पढ़ा था। एक बार फिर पलटकर अपने समय को हम देखते हैं। तो निम्न में से कौन लोकायुक्त विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य है? तो वो महाराष्ट्र है। टैगोर साहित्य अकेडमी जो पुरस्कार है 2021-22 का, ये दिया गया है सुदीप सेन और शोभना कुमार को। पहली बार हवाई युद्ध अभ्यास जो वीर गार्जियन 23 है, ये पहली बार आयोजित हो रहा है। ये भारत और जापान के बीच में होगा। G20 साइंस वर्क ग्रुप के लिए जो सचिवालय रहेगा, जिसका एक आयोजन फिल्म फेस्टिवल भी होने वाला है साइंस का, वो भोपाल में होने वाला है, लेकिन जो इसका सचिवालय रहेगा वो कहाँ रहेगा? भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में रहेगा। ई स्पोर्ट्स को मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट के रूप में मान्यता दी गई है और इसमें संविधान में संशोधन भी किया जा रहा है। इसका जो संचालन किया जाएगा, क्योंकि ये स्पोर्ट्स है, तो स्वाभाविक बात है कि युवा मामले और खेल मंत्रालय जो हमारे यहाँ का होता है उसके द्वारा किया जाएगा। मध्य प्रदेश में एनआईए का थाना स्थापित किया गया है भोपाल में, और ये भारत के सभी राज्यों में 2024 तक एक एक थाने स्थापित किए जाएंगे। गढ़कुंटार का महोत्सव मनाया गया है, ये मनाया गया है निवाड़ी में। इसके बारे में आपको हमने कुछ डिटेल्स दी थी और जल्दी आप इसके बारे में बहुत सारी डिटेल्स पढ़ने वाले हैं। मध्य प्रदेश के 3 दिवसीय अंतरराष्ट्रीय जो जल सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, ये किया जा रहा है उज्जैन में। उज्जैन के पास एक जगह है, वहां पर किया जा रहा है। और छठी एलीट महिला जो राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप है, ये जीती है निकहत जहरीन ने। कमेंट करके कल के करंट अफेयर्स में आप में किसी ने बोला था कि इसमें जो आंसर लग गया था वो गलत लग गया था, बोला सही था, तो उसमें गलती हो गई मेरे से, मैं उसके लिए माफी चाहूंगा। क्या होता है कई बार जल्दी में जो एरो बनता है ये ऊपर नीचे थोड़ा सा हो जाता है पीपीटी सेट करते वक्त, उस समय ध्यान नहीं रहता है और मैंने भी ध्यान नहीं। एक जिला मध्य प्रदेश के प्रमुख रक्षा जंक्शनों में नहीं है, तो वो है उज्जैन। बाकी के आपके जबलपुर, ग्वालियर, इटारसी, कटनी आप सभी ने पढ़ा हुआ है। यहाँ पे कुछ न कुछ रक्षा से संबंधित संस्थान है। शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स की राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खबरों की। पीडीएफ आप डाउनलोड करते हैं तो यहाँ पे ध्यान दे दिया करें, जब ऊपर ये रेड कलर से रहता है तो राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय खबरें हमारी वहां पर रहती है। भारत सरकार ने उड़द और तुअर तुअर अरहर भी बोलते हैं कई जगह, दालों से मुक्त आयात को कब तक के लिए बढ़ा दिया है? तो ये बढ़ा दिया है 2024 के लिए। ये खबरों में क्यों है? क्योंकि देखिए क्या इसका एक फायदा ये होने वाला है कि जब जब हमारे यहाँ आयात मुक्त ये रहेगा, एक साल जो 31 मार्च 2024 तक कर दिया गया है, अभी ये 2023 तक के लिए था और इसकी अवधि समाप्त हो रही थी। क्योंकि भारत में जो प्रोटीन का एक बहुत बड़ा स्रोत है वो क्या है? हमारे यहाँ अनाज है। ठीक है, विशेषकर हमारे यहाँ दाल है, दालों में भी हमारे यहाँ विशेषकर तुअर है। ठीक है, मांसाहारियों की संख्या हमारे यहाँ कम है, तो प्रोटीन हमारे यहाँ किस माध्यम से लिए जाते हैं? तुअर की दाल के माध्यम से लिए जाते हैं। आश्चर्य वाली बात यह है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक भी है, लेकिन उत्पादक इतनी मात्रा में नहीं हो रहा कि हमारी जो एक आबादी जो कि सबसे ज्यादा डिपेंडेंट किसमें है? अनाजों में डिपेंडेंट है, वो भी दालों में प्रोटीन के लिए, तो उतना उत्पादन हमारे यहाँ हो पाए, तो इसके लिए हमें कई बार क्या करना पड़ता है? आयात करना पड़ता है। तो इसका एक फायदा ये होगा कि जो व्यापारी वर्ग है जो इसका ट्रेडिंग करेंगे, आयात करेंगे, तो उनको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं जाएगी, उसका फ्री
एक तरह से आयात कर लेंगे, और जो दाम है इनके दालों के दाम जो एक सीजन के बाद क्या होते हैं तेजी से बढ़ते हैं, उस पे भी क्या रहेगी, एक प्रकार की रोक रहेगी, महंगाई नहीं बढ़ने पाएगी, दालों की रेट जो है वो नहीं बढ़ेंगे। लेकिन आपने देखा होगा कि भारत जो है इस वर्ष, हाँ पहले ही हमने 2018 में मोटा अनाज वर्ष मना लिया था। इस वर्ष संयुक्त राष्ट्र यूएनओ के द्वारा भी इस वर्ष को जो 2023 को मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया है। भारत इसको बहुत अच्छे तरीके से हमारे देश में मनाया जा रहा है, लगभग सभी राज्य हमारे देश के इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और जो मोटे अनाज से संबंधित जो हमारे यहाँ उत्पाद होते हैं, उनमें भी नए नए तरीके के इनोवेशंस हो रहे हैं। ठीक है, हमारे यहाँ जो रागी वगैरह जो होती है, बाजरा होते हैं, इनके कुकीज बनाई जा रही हैं, इनके आपको कई प्रकार की खिचड़ियां बनाई जा रही हैं। संसद में भी जो भी सत्र चल रहा था वहां पर भी इसका विशेष आयोजन किया गया था। तो ये सारी चीजें क्यों की जा रही है, इसका एक कारण, मुख्य कारण यही है कि हमारा बहुत सारा जो पैसा होता है, एक तो पेट्रोलियम में तो खर्च होता ही है, साथ ही साथ हम बहुत बार क्या डिपेंडेंट है किसके लिए, मोटे अनाजों के लिए, दाल के लिए, विशेषकर प्रोटीन का, क्योंकि प्रोटीन का एक स्रोत है। तो कई बार हम अन्य देशों के ऊपर क्या है डिपेंडेंट है, और इसकी वजह से, क्योंकि ये हमारे यहाँ खाद्य श्रृंखला का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, तो हमारा क्या होता है, एक बहुत जो हमारी एक आबादी रहती है उसको इसकी जो कॉस्ट होती है वो ज्यादा चुकानी पड़ती है। जो दाल हमें सस्ती मिलनी चाहिए तो वो दाल है या हमारे जो अनाज है ये हमें महंगे पड़ते हैं। इसका एक कारण ये भी था कि हमारे यहाँ जब हरित क्रांति हुई तो हमारे यहाँ ज्यादातर लोगों का जो फोकस हो गया वो गेहूं में हो गया और चावल में हो गया। ठीक है, गेहूं और चावल की तरफ हमारे यहाँ ज्यादा जोर हो गया, और जो सरकारें रही उनकी भी कुछ मजबूरियां रही, तो उन्होंने गेहूं और चावल पे एमएसपी इतना ज्यादा दिया, उस पे मिनिमम सपोर्ट जो प्राइस है अभी भी दे रहे हैं, इतना ज्यादा दिया कि इसकी तरफ जो किसानों का झुकाव हुआ ये इसकी तरफ बहुत ज्यादा हो गया। और इसमें भी ऐसा नहीं कि हमारे गेहूं और चावल की जो वेराइटी है वो अच्छी वेराइटी के हो, ज्यादातर लोगों ने इसका उत्पादन सिर्फ इसलिए किया क्योंकि इसमें जो मूल्य मिलता था वो उन्हें आसानी से मिल जाता था, सब सिंचाई की सुविधाएं भी हो गई। लेकिन अब क्या है, अब धीरे धीरे आप देखेंगे कि जो हमारे यहाँ पुराने जमाने से हमारे यहाँ जिसमें सबसे ज्यादा उत्पादन होता था उनकी कीमत भी हमारे यहाँ सबसे ज्यादा है। ठीक है, मोटे अनाज पहले हमारे यहाँ हर घर में मिलते थे, बाजरा हो गई, ठीक है, ज्वार हो गया, मक्का हो गया, ये सब चीजें हमारे घरों पे सामान्य थी। लेकिन इनका उत्पादन जैसे जैसे कम हुआ, लेकिन आप देखेंगे जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं इनके प्रोडक्ट इन्होंने बहुत सारे बनाए। ठीक है, वो हमें पैकेट बंद जो प्रोडक्ट्स आते हैं आप देखेंगे उनकी कॉस्ट जो होती है एक रोटी की, जो 1 किलो आटे से भी कहीं ज्यादा होती है, उनके 100 ग्राम उसकी ज्यादा होती है। एक चिप्स आप देखते होंगे पैकेट खरीदते 10 रुपए का आता है, 10 चिप्स होती है मुश्किल से, नहीं वो 1 रुपए की एक चिप्स पड़ती है। और आलू की कीमत क्या है, 1 किलो आलू लग जाती है, वो 2 आलू की निकलती है मुश्किल से। तो इसी प्रकार से क्या हुआ कि हमारे यहाँ जो अनाजों की कीमत है वो बढ़ने का एक बहुत बड़ा कारण ये भी है, विशेषकर अनाज में आप देखते होंगे हमारे दालों की कीमत बहुत तेजी से बढ़ती है। उत्पादक हम हैं, स्वाभाविक रूप से बढ़े हैं, लेकिन हम आयातक और उपभोक्ता भी सबसे बड़े हैं। वैश्विक उत्पादन में बात करी जाए तो भारत जो है लगभग इसका 25% उत्पादन करता है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार में भारत का इसमें 15% और विश्व खपत पे 27% इसका हिस्सा है। भारत जो है वर्तमान में कनाडा से सबसे अधिक दलहन खरीदता है। उसके बाद हमारे यहाँ क्या होता है, म्यांमार से खरीदा जाता है। म्यांमार जैसा एक छोटा सा देश से भी हम लोग क्या खरीदते हैं, दाल खरीदते हैं। अब बात करी जाए भारत में 2020-21 में दलहन का उत्पादन बढ़ा है, 26.96 मिलियन हुआ है, और भारत अपनी दालों की जरूरतों को 10 से 12% आयात से पूरा करता है। हमें लगभग 10 से 12% हमें आयात करना पड़ता है। और घरेलू उत्पादनों में यदि आप बात करें तो हमारे यहाँ कुल 26.96 मिलियन टन होता है। भारत में सबसे बड़ा उत्पादक जो राज्य है वो आप देखेंगे मध्य प्रदेश है, फिर इसके बाद राजस्थान है, फिर इसके बाद महाराष्ट्र है। अरहर का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वो आपका महाराष्ट्र है, फिर कर्नाटका है, फिर तेलंगाना है, जहां पर अरहर सबसे ज्यादा उगाई जाती है। बढ़ते हम लोग प्रश्न क्रमांक 2 की तरफ। हाल ही में किसे भारत सरकार द्वारा केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है, तो ये नियुक्त किया गया है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को। और प्रवीण कुमार जो श्रीवास्तव होंगे हमारे अगले केंद्रीय सतर्कता आयुक्त होंगे, और इनका जो कार्यकाल है, सुरेश एन पटेल जो वर्तमान में थे, इनका 24 दिसंबर को पूरा हो गया है अब कि प्रवीण कुमार श्रीवास्तव ने इनकी जगह ले ली है। और ये प्रशासनिक सेवा अधिकारी रहे हैं, सेवानिवृत्त 1988 बैच के, और वह 31 जनवरी 2022 को सेवानिवृत्त होने वाले हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग की जो अध्यक्षता होता है ये सीबीसी ही करते हैं, और इनके साथ में 2 अन्य सतर्कता आयुक्त भी होते हैं। अब बात करी जाए तो इनका जो कार्यकाल होता है कितने वर्ष का होता है, इनका कार्यकाल 4 वर्ष का होता है या 65 वर्ष की आयु, इनमें से जो पहले पूरी हो जाएगी वहां पे इनको पद छोड़ना पड़ेगा। अब इसकी कमेटी इसके क्या हुआ था, इसकी स्थापना कैसे करी गई, तो सबसे पहले क्या हुआ था, सतर्कता के क्षेत्र में केंद्र सरकार की जो एजेंसी थी इसकी सलाह मार्गदर्शन देने के लिए के संथानम की अध्यक्षता में एक
समिति बनाई गई थी जिन्होंने इसकी रिकमेंडेशन की थी। फिर फरवरी 1964 में केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना करी गई और बाद में 1998 में 1998 में राष्ट्रपति के द्वारा एक अध्यादेश जारी किया गया जिसे एक वैधानिक निकाय बनाया गया एक अध्यादेश के माध्यम से। बाद में अध्यादेश को क्या हुआ कि अधिनियमित कर दिया गया, केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया, मतलब कि फिर ये पूरी तरह से एक कानून बना दिया गया। इसमें एक अध्यक्ष होते हैं, साथ में 2 सतर्कता आयुक्त होते हैं। बढ़ते हम लोग प्रश्न क्रमांक 3 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 3 है, हाल ही में शक्तिशाली जो बम चक्रवात आया है ये किस देश से टकराया है? तो ये टकराया है अमेरिका से। यहाँ पर हम इमेज में देख लेंगे, ये जो वाशिंगटन है ये अमेरिका है, यहाँ पर जो ठंडी हवा है और ये गर्म हवा है, ठीक है। ये दोनों जो एक लो प्रेशर एरिया है यहाँ पे आकर के आपस में टकराई हैं, जिसकी वजह से ये चक्रवात उठा है। डिटेल से यहाँ पर हम देख लेते हैं। अभी क्या हुआ है, इस काफी बड़ा नुकसान हुआ अमेरिका में, क्योंकि हवाएं काफी ठंडी है जिसकी वजह से लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। और एक तो वहाँ क्रिसमस का त्योहार भी चल रहा है, काफी लोगों की वहां पर मृत्यु भी हुई है। और सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ है, काफी लोगों का जो जीवन है अस्त व्यस्त हो गया है। ये आप समझ सकते हैं, जब बाढ़ वगैरह आती है, ऐसी चीजें होती हैं तो लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। तो जो मौसम विज्ञानी है उन्होंने एक कहा कि मध्य अक्षांश जो चक्रवात होता है, ठीक है, मध्य अक्षांश जो चक्रवात होता है, इसको क्या है, इसको बम चक्रवात के लिए इनको उपयोग किया जाता है। ये एक सर्दियों में आने वाला तूफान है, इसे हमें याद रखना है। आपसे पूछा जा सकता है बम चक्रवात कब आता है, तो ये सर्दियों में आने वाला एक विशेष तूफान है। जब गर्म हवाएं और जब ठंड हवाएं आपस में टकराती है तो ये टकराहट इतनी तेज होती है कि इसमें बम की तरह आवाज आती है और भीषण तरीके से आती है। इसके साथ साथ क्या होता है कि ये जो ठंडी हवाएं होती है ये भारी पड़ जाती है इनमें, सामान्य भाषा में समझे तो इसके साथ क्या होता है, बाढ़ तो आती ही है, साथ में बर्फ बहुत सारी आती है, ठीक है। इस वजह से इसको क्या है कि इसको बम चक्रवात कहा गया। ये कब बनता है, ये तूफान जो बनता है जब कम दबाव वाली जो गर्म हवा होती है इसका द्रव्यमान एक उच्च दबाव वाले द्रव्यमान से आपस में मिलता है। दबाव जितना कम होगा ये तूफान क्या होगा, उतनी ही तेजी से उठेगा। तो ये बम चक्रवात कहाँ आया हुआ है, ये अमेरिका में आया हुआ है। बढ़ते हम लोग प्रश्न क्रमांक 4 की तरफ। प्रसिद्ध जो धनु यात्रा उत्सव है ये किस राज्य में मनाया जाता है? ये मनाया जाता है ओडिशा में। अभी ये हाल ही में मनाया गया है। और उड़ीसा में एक जो जीरा नदी है इसके तट पे एक बारगढ़ जगह है, वहां पर ये उत्सव मनाया जाता है। और ज्यादातर हिंदी भाषी, हमारे जो हिंदी कैलेंडर है उसके अनुसार बात करें तो उड़ीसा में जो पौष माह होता है ये 11 दिनों तक मनाया जाने वाला विश्व का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर है। और इसको बुराई के खिलाफ अच्छाई की जीत के लिए मनाया जाता है। कृष्ण और कंस से संबंधित ये प्रोग्राम होता है, उत्सव होता है। यहाँ पर अलग अलग तरह के कार्यक्रम होते हैं। देवकी वसुदेव इनका भव्य विवाह समारोह होता है। फिर इसका भगवान कृष्ण के द्वारा कंस का वध किया जाता है। इसकी जो शुरुआत हुई थी स्वतंत्रता के बाद हमारे 1948 में हुई थी, धनु यात्रा का प्रदर्शन किया गया था। जो अन्यायपूर्ण ब्रिटिश शासन है उसमें भारतीय जीत का प्रतीकात्मक रूप से इसका प्रतिनिधित्व करने के लिए मनाया गया था। और 2014 में केंद्रीय संस्कृति विभाग द्वारा 11 दिवसीय धनु यात्रा को राष्ट्रीय उत्सव का दर्जा दिया गया है। साथ में इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सम्मिलित किया गया है। बढ़ते हम लोग प्रश्न क्रमांक 5 की तरफ। अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी IUCN द्वारा जारी की गई नवीनतम लाल सूची में भारत की कितनी प्रजातियां शामिल की गई हैं? तो इसमें शामिल की गई है भारत की 29 प्रजाति। आपसे ये पेपर में पर्यावरण से बनने वाला प्रश्न है, इसको ध्यान रखेंगे। या तो आपसे ये पूछा जा सकता है कितनी प्रजातियां शामिल की गई हैं, या जो रेड लिस्ट में है वो प्रजाति कौन सी है। तो IUCN की जो रेड सूची जारी की गई है उसमें भारत की 29 प्रजातियां शामिल की गई हैं, ठीक है। अब इसमें से 2 ऐसी प्रजाति हैं जो प्रमुख रूप से संकटग्रस्त प्रजाति हैं। एक तो व्हाइट चीक डांसिंग फ्रॉग है, वो ये है। दूसरा हमारे यहाँ अंडमान में पाई जाने वाली स्मूथ हाइंड शार्क है, ठीक है। व्हाइट चीक डांसिंग फ्रॉग को संकटग्रस्त और अंडमान स्मूथ हाउंड शार्क को किसमें शामिल किया गया है, सुभेद श्रेणी में शामिल किया गया। 9 प्रकार की इनकी श्रेणियां होती हैं। तो ये एक आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये हमारे यहाँ का डांसिंग फ्रॉग ऑफ इंडिया है। इसको जो है व्हाइट चीक डांसिंग फ्रॉग कहा जाता है। इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो माइक्रिसल्स कैंडिसस है, ठीक है। यह प्रजाति भारत में कहाँ पाई जाती है, तो ये कर्नाटक के पश्चिमी घाट में एक विशेष क्षेत्र से वहां पाई जाती है। और ये चिकमंगलुरु जिले के केमेनेड्डी और कोटी घेरा यहाँ पे पाया जाता है। यहाँ और यहाँ पे हो क्या रहा है कि यहाँ पे सुपारी और कॉफी के जो बागान है इनके बदलने के कारण इनके जो आवास है उस पे क्या हो रहा है, विखंडन हो रहे हैं। आवास में इनके जो इनका क्षेत्र होता है वहां पे क्या हो रहा है, नेचर पे चेंजेस आ रहे हैं। साथ में प्रदूषण तो है ही, और उसकी वजह से क्या हो रहा है, इनकी जो आबादी है वो काफी तेजी से घट रही है।
आगे की तरफ बात करें तो जो अंडमान स्मूथ हाउंड शार्क है, ये हमारे यहाँ कहाँ पाई जाती है? अंडमान में पाई जाती है। और इसका जो वैज्ञानिक नाम है ये मस्टेलस अंडामिनेसिस है। ठीक है, ये प्रमुख रूप से आपके जो अंडमान से लगे हुए क्षेत्र हो गया, आपका म्यांमार हो गया, थाईलैंड हो गया, अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया, तो ये हमारे यहाँ पूर्वी हिंद महासागर के अंडमान सागर में पाई जाती है। 2021 में इसकी खोज की गई थी। अब ये क्या हो गया, ये आईयूसीएन की इसमें लाल सूची में सम्मिलित हो गई है। तो पर्यावरण प्रदूषण हो गया, जलवायु परिवर्तन हो गया, इन सब के कारण इनकी जो स्थिति है वो संकट में है। तो इनको बचाने के लिए अब उपाय किए जाएंगे। बात करी जाए आईयूसीएन की लाल सूची की, तो आईयूसीएन की जो लाल सूची होती है जैव विविधता के संरक्षण हेतु एक महत्वपूर्ण संकेतक है। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 1964 में की गई थी। और जो विलुप्त होती प्रजातियां होती हैं, जो कि खतरे में होती हैं, उनके बारे में इसमें जानकारी प्रदान की जाती है। फिर इसके बाद क्या होता है, उनके बचाव के लिए उपाय किए जाते हैं। ठीक है, और आयुसीएन के अनुसार लगभग 41% जो संकटग्रस्त समुद्र प्रजातियां हैं, इनका जलवायु परिवर्तन के कारण प्रभावित हो रही हैं। इसमें 9 प्रजातियों को 9 श्रेणियों में रखा जाता है। बढ़ते हैं हम लोग आगे की तरफ, और यदि आप व्यापम में जनरल मैनेजमेंट और इंग्लिश के कोर्सेज परचेज करना चाहते हैं तो एग्जाम गुरुजी में 31 दिसंबर तक के लिए ऑफर चल रहा है। ये कोर्स आपको 496 में उपलब्ध है, आप इन्हें परचेज कर सकते हैं। आगे की तरफ बढ़ेंगे और शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स की। मध्य प्रदेश शासन ने मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना कब प्रारंभ की है? तो ये प्रारंभ की है जून 2012 में। इसमें नया क्या हुआ है कि अभी तक ये क्या था, बस से ट्रेन से चलती थी, लेकिन अब जो हमारे बुजुर्ग हैं उनको तीर्थ दर्शन हवाई जहाज से भी कराया जाएगा। ठीक है, इसीलिए ये योजना आज आपकी करंट अफेयर में सम्मिलित की गई है। अभी हाल ही में क्या हुआ, अप्रैल 2022 से काशी विश्वनाथ को भी इसमें तीर्थ यात्रा शुरू की गई, जो इस बीच में बंद हो गई थी कोविड के कारण। तो जो पहली यात्रा का जत्था निकला था वो काशी विश्वनाथ के लिए निकला था, फिर ये शुरुआत करी गई। इसका शुभारंभ कब हुआ था? जून 2012 में हुआ था। यदि आपसे ये पूछा जाए कि ये किस विभाग के अंतर्गत आता है, ध्यान रखना है कि इसके लिए अलग से विभाग बनाया गया है, मध्य प्रदेश तीर्थ स्थान एवं मेला प्राधिकरण। ये किस विभाग के अंतर्गत है? ये मंत्रालय हमारा नियंत्रण धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग है, उसके अंतर्गत इनका गठन किया गया है। तो धार्मिक न्यास एवं जो धर्मस्व विभाग है, इसका गठन कब किया गया था? 1981 में किया गया था। इसका अभी हाल ही में नाम बदला गया है। फिर इसके अंतर्गत एक विभाग बनाया गया, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश तीर्थ स्थान एवं मेला प्राधिकरण। ठीक है, हमारे यहाँ के जो तीर्थ स्थान है वो इसी विभाग के अंतर्गत आते हैं। ये कब बनाया गया? ये 2 मार्च 2012 को बनाया गया। ये किसके अंतर्गत आता है? संस्कृत विभाग के अंतर्गत आता है। ये सब कुछ संस्कृत विभाग के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब तीर्थ यात्रा जाने के लिए आपका सबसे पहली बात तो बुजुर्ग होना आवश्यक है। वो कब होना चाहिए? 60 वर्ष की आयु पूरी कर लेनी चाहिए। और टैक्स आप देने वाले नहीं होने चाहिए, आयकर दाता नहीं होने चाहिए, मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है। अब साथ में महिलाओं के लिए एक विशेष छूट होती है, 2 वर्ष की दी जाती है, 58 में उनको बुजुर्ग मान लिया जाता है। इसमें कहाँ कहाँ ले जाया जाता है? इसमें ले जाया जाता है आपको सिंधु दर्शन यात्रा, कैलाश मानसरोवर, पाकिस्तान स्थित हिंगलाज देवी भी ले जाया जाता है। ये सभी जगह हैं जहाँ पे उनको तीर्थ यात्रा में ले जाया जाता है। सभी धर्म के लोग के लिए इसमें अलग सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 7 की। कुपोषण की रोकथाम के लिए प्रदेश में सभी राशन दुकानों पर निम्न में से कौन सा चावल वितरित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा फोर्टिफाइड चावल। ये फोर्टिफाइड चावल है क्या? ये एक सामान्य चावल होता है। इसमें क्या होता है कि इस चावल को फोर्टिफाइड बनाया जाता है, इसमें आयरन की मात्रा बनाई जाती है। एक सामान्य चावल को पहले ही पीस कर उसमें आयरन को एक मात्रा मिलाई जाती है। ये सामान्य 1 किलो चावल में 10 ग्राम फोर्टिफाइड चावल मिलाया जाता है, आयरन की मात्रा उस पर मिलाई जाती है, फिर उसको फोर्टिफाइड चावल बनाया जाता है। एक तरह से उसमें पॉलिश की जाती है, उसकी बाकी की चीजें की जाती है। ठीक है, ये चावल बनता है। तो अब इसका फायदा ये होगा कि ये ऐसा नहीं खाने में भी अलग होता है या दिखने में अलग होता है, बिल्कुल चावल सामान्य चावल की तरह दिखता है। और चावल बनाने के उसको पीस करके आयरन मिलाकर फोर्टिफाइड बनाया जाता है। 1 क्विंटल चावल में 1 किलो फोर्टिफाइड चावल मिलाया जाता है। ये अलग से बनाने के बाद उसको सामान्य चावल में मिला दिया जाता है ताकि उसके टेस्ट में आपको अंतर पता नहीं चलेगा। इसका उद्देश्य क्या है सरकार का? क्योंकि हमारे यहाँ चावल खाने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो उनको अब उसके माध्यम से आयरन की क्या करना, हमें जो कुपोषित लोग हैं, विशेषकर जो महिलाएं, गर्भावस्था वाली महिलाएं हैं, उनके लिए ये बनाया जा रहा है। तो उनके आयरन की कमी की वजह से क्या हो जाता है, उनकी खून की कमी हो जाती है, उनको एनीमिया रोग हो जाता है। ये हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी समस्या भी है। और विटामिन B12, तंत्रिका तंत्र, ये क्या होते हैं, समान रूप से काम नहीं करते। तो उस समय जब व्यक्ति क्या होता है, जो महिलाएं गर्भावस्था में होती हैं, तो उनको फोलिक एसिड की काफी आवश्यकता होती है। फोलिक एसिड से क्या होता है कि जो भ्रूण होता है उसके निर्माण में और उसके विकास में काफी योगदान होता है उसका। तो उसके माध्यम से, चावल के माध्यम से ये भी दिया जाएगा।
तो अब क्या हो गया है कि अब ये हमारे यहाँ जितने भी जहां से चावल या हमारे यहाँ जो राशन वितरित किए जाते हैं, ये केंद्र है, वहां पर ये चावल दिया जाएगा। और बात करी जाए मध्य प्रदेश के खाद्य नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता संरक्षण मंत्री कौन है, तो श्री बिसाहूलाल सिंह है। आगे की तरफ बढ़ेंगे, प्रश्न क्रमांक 8 में। मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा प्रदेश में स्काई ड्राइविंग फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। तो ये आयोजन कहाँ किया जा रहा है, ये किया जा रहा है उज्जैन में। स्काई डाइविंग क्या है, ये है हवा में उड़ना है। और इसके लिए ये आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है, तो ये आयोजन किया जा रहा है मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड के द्वारा। ठीक है। एडवेंचर्स को बढ़ाने के लिए, टूरिज्म को आकर्षित करने के लिए जनवरी में ये होगा। इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो सकता है, यदि आप लोगों की इच्छा है तो आप लोग कर सकते हैं। महाकाल मंदिर जिन्हें 10,000 फीट की ऊंचाई से देखना है तो वो इसको कर सकते हैं, काफी रोमांचक होगा। और इसको पूरा का पूरा जो है इसका संचालन कौन करता है, इसका जो डीजीसीए और यूएसपीए के द्वारा प्रमाणित संस्था है स्काई हाई इंडिया, इसके द्वारा ये किया जा रहा है, साथ में मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड के साथ मिलकर के। बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न क्रमांक 9 में। प्रश्न क्रमांक 9 है, वन्य प्राणियों के हमले में मृत्यु होने पर शासन द्वारा कितने की आर्थिक सहायता राशि दी जाती है। कितने की राशि दी जाएगी, ये दी जाएगी 8 लाख की। पहले 4 लाख थी, इसको बढ़ा करके 8 लाख कर दिया गया है। साथ में कुछ जानवर जो होते हैं फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, तो उसकी राशि भी बढ़ा दी गई है। अब वो 30,000 रुपए प्रति एकड़ कर दी गई है। वहीं असंचित मुआवजा राशि 16,000 रुपए कर दी। सिंचित में 30,000 दी जाती है, असिंचित में 16,000 रुपए प्रति एकड़ दी जाती है। तो वन्य प्राणियों से यदि कोई व्यक्ति घायल होता है या उसकी मृत्यु होती है या पशुओं के माध्यम से हानि होती है, तो इसको हमारे यहाँ लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 में सम्मिलित किया गया है, ये हमें ध्यान रखना है। आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 10 की। मध्य प्रदेश में चीतों की संख्या कितनी है, तो जितने चीते आए थे उतने ही है, 8 चीते आए थे, अभी संख्या नहीं बढ़ी है। मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट के बाद वुल्फ स्टेट तो है ही। बात करें जब मध्य प्रदेश में लोमड़ियों की संख्या कितनी, 772 है। इसके बाद हमारे यहाँ टाइगर स्टेट के साथ साथ हमारे यहाँ चीता स्टेट भी हम लोग हो चुके हैं, 8 चीते हमारे यहाँ हैं। बाघ हमारे यहाँ 526 है। गिद्ध स्टेट भी मध्य प्रदेश को बोला जाता है क्योंकि गिद्धों की संख्या मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है। तेंदुओं की संख्या भी मध्य प्रदेश में ज्यादा, 3,427 है। तो ये आंकड़े हैं, आप इनको नोट कर लेंगे, आपसे आने वाली परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। आगे की तरफ बढ़ेंगे, और हमने आप सभी को कल एक होमवर्क किया था, आप सभी ने इस बार बहुत सारे लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, ये सबसे अच्छी बात है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आप सब बधाई के पात्र हैं। लेकिन जिन्हें एग्जाम गुरुजी हार्ड देता है, मैं बार बार बोलता हूँ, उनके आंसर्स को आपको पढ़ना है। ये गारंटी है कि ये प्रश्न आपकी गड़बड़ नहीं होंगे। हमने आपसे पूछा था कि जो आहार अनुदान योजना चलाई जा रही है, इसमें कौन सी जनजाति सम्मिलित नहीं है। आप सभी के आंसर राइट थे कि भील जनजाति जो है सम्मिलित नहीं है। हमारे यहाँ जो विशेष जनजाति 3 जनजातियां हैं उनके लिए ये योजना चलाई जा रही है, बैगा, सहरिया और भारिया के लिए। कुपोषण इसमें सरकार का उद्देश्य है, जो महिलाएं हैं उनको कुपोषण से बाहर लाने का सरकार का उद्देश्य है। जो पिछड़ी जनजाति की महिलाएं हैं उनमें इनको सम्मिलित किया गया है। बाकी की सारी डिटेल्स आपने नीलिमा ने हो, रिमी पटेल हैं, जयकुल हैं, नजमीन है, पूर्णिमा मेव है, देव पाटने हैं, बुनिमा दुबे हैं, हिमांशु द्विवेदी हैं। आप सभी ने इसमें आंसर दिया है। शमशेर पटेल भी हैं, दिव्या जैन भी हैं। और यहाँ पर एक प्रश्न पूछा था पूर्णिमा मेव ने कि सर एमपीपीएससी 2022 में निगेटिव मार्किंग होगी क्या, क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है। बिल्कुल इतना ही बड़ा क्वेश्चन मार्क हमारे अंदर भी है, लेकिन मेरा तो ये मानना है व्यक्तिगत तौर पे यदि बोले तो ये होनी चाहिए, निगेटिव मार्किंग होनी चाहिए। इसलिए क्योंकि संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि एमपीपीएससी की अभी हाल ही में हुई है, एडीपीओ का एग्जाम हुआ है। इसके अलावा जो अन्य परीक्षाएं हुई हैं सभी में माइनस मार्किंग थी। डिप्टी रजिस्ट्रार का जो एग्जाम होने वाला है उसमें भी -3R -W, यानी 3 नंबर आपके यदि है तो एक गलत पे 1 नंबर आपके कट जाएंगे, तो इसमें शामिल किया गया है। तो जब सारे के सारे पेपरों में निगेटिव मार्किंग हो रही है, तो एकमात्र ऐसा एग्जाम है जिसपे निगेटिव मार्किंग नहीं हो रही, जो इसका सिविल सर्विस का एग्जाम होता है। तो अब व्यापम ने भी अभी हाल ही में जो एग्जाम कंडक्ट करने जा रही है, तो उसमें भी वर्ग 1 में, तो उसमें भी इन्होंने निगेटिव मार्किंग रख दी है। लगभग आप उत्तर प्रदेश में जाएंगे तो यूपी पीसीएस का पेपर भी निगेटिव मार्किंग के साथ होता है, यूपीएससी का पेपर भी निगेटिव मार्किंग के साथ होता है। तो एमपीपीएससी क्यों नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। क्योंकि इसमें जो कट ऑफ बढ़ता है, कई बार तुक्के के कारण भी कट ऑफ बढ़ जाता है, तो एक तो उसमें लाभ मिलेगा ही, साथ में हमारे पढ़ने की एक्यूरेसी काफी तेज होगी। जब हमारे पास डिटेल में मेंस का पेपर है हमारे पास जहाँ पे निगेटिव मार्किंग नहीं होती, तो ये होनी चाहिए। तो संभावना है कि निगेटिव मार्किंग हो सकती है, क्योंकि इसकी चर्चा काफी समय से चल रही है, तो इसमें घबराने वाली बात
बिल्कुल भी नहीं है कि ये केवल आपके लिए नहीं होगी, ये सभी के लिए निगेटिव मार्किंग होगी, किसी एक व्यक्ति का इसमें असर नहीं होगा। बाकी की तरफ करंट अफेयर्स 2022 के संपूर्ण करंट अफेयर्स 2022 का एग्जाम गुरुजी के प्लेटफॉर्म में शुरुआत हो जाएगी। इसकी क्लासेस बना दी गई हैं, यूट्यूब चैनल पे डली हुई हैं, अलग से प्लेलिस्ट भी बना दी गई है। तो सभी क्लासेस का आप नोटिफिकेशन ऑन कर ले ताकि जब क्लास चालू हो तो आप वहां पर सम्मिलित हो, और इसमें हम सभी को उपस्थिति अपनी अनिवार्य करके रखनी है। आगे की तरफ आज का होमवर्क आप सभी के लिए, प्रसिद्ध दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर टेकरी सरकार, दक्षिण मुखी है, हनुमान मंदिर है, टेकरी सरकार के नाम से प्रसिद्ध है। ये मध्य प्रदेश के किस जिले में है? शाजापुर में, नीमच में, गुना में, रतलाम में। उस जगह का नाम बताना है, उस जगह से जुड़ी हुई चीजें बतानी है। जिसके आंसर राइट होंगे एग्जाम गुरुजी लाइक देगा, जिनके आंसर डिटेल्स में होंगे, अच्छे होंगे, उनको एग्जाम गुरुजी हार्ट देगा। आप लोगों ने शुरुआत कर दी है, अच्छा लगा कि आप सभी जिनको हार्ट देता है एग्जाम गुरुजी, आप उनके आंसर्स को पढ़ने के बाद लाइक जरूर करते हैं। हमारे साथी हैं, हमारे साथ हम कुछ नॉलेज शेयर करते हैं, तो उनको धन्यवाद हमें प्रेषित करना है। तो लाइक सबसे अच्छा माध्यम है, इसमें किसी का ईगो हर्ट नहीं होना चाहिए लाइक करने में या धन्यवाद बोलने में। तो उनके आंसर्स को पढ़ने के बाद एक बार जरूर करें। करंट अफेयर कैसा लग रहा है आप एक बार जरूर बताएं, और करंट अफेयर को शेयर करना नहीं भूलें। हमारी और आपकी मुलाकात फिर होती है शनिवार के दिन, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।